अब देखो, ये भी ये किंगडम का लास्ट पार्ट है। उसके क्लासिफिकेशन में ही आप कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस की बात करें अगर हम, अब देखो ये हर फाइलम में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं यही बता देता हूं सबका ब्रीफ, ताकि ये बार बार आपको हर फाइलम में डिस्कस ना करना पड़े। 5 मिनट में हो जाएगा। देखो ये देखिए, तो पहली बात तो ये, इस सिस्टम के बेसिस पे आप कहते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो दो कैटेगरी में आता है। एक यूनिसेक्सुअल कहते हैं और एक को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसी को देखो प्लांट्स वगैरह में आप इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, बट एनिमल्स में ये वर्ड क्या यूज होता था, हर्माफ्रोडाइट कहता है। देखिए इसको, तो on the basis of that system animals can be classified as unisexual और hermaphrodite। यूनिसेक्सुअल को आप जानते हैं, इसे डायसियस कहते हैं, और हर्माफ्रोडाइट के को ही मोनोइसियस कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम भी है। और आप सिंपल, आपको पता है ये क्या होता है कि एक एनिमल ऐसा है जिसमें आप टेस्टिस और जो ओवरी होता है, देखो ओवरी है ये, और यहां पर ये टेस्टिस है, और ये ओवरी और टेस्टिस जो होता है ये अलग अलग इंडिविजुअल्स पे होता है। देखो ये एनिमल 1 है और ये एनिमल 2 है। अब जहां पर ये एनिमल 1 है इसको आप एक्चुअली ओवरी है तो ये फीमेल है, और ये टेस्टिस है तो ये क्या बताओ, फीमेल होता है। तो गैमेट्स जो गोनेट्स कहते हैं, है ना, जो गोनेट्स होते हैं, गोनेट्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, मतलब अलग अलग मेल फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट गोनेट्स की बात कर रहे हैं। जो मेल है वहां टेस्टिस है, जो फीमेल है वहां पे वो भी है, अलग अलग होता है। दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बट वी टॉक अबाउट हर्माफ्रोडाइट, अब पता है यहाँ क्या होता है। यहां पर देखो एक ही एनिमल्स में दोनों तरह के गोनेट्स मिलेंगे आपको। बोथ काइंड ऑफ गोनेट्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं बताओ, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसी को मोनेसियस कहा जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ गोनेट्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म। टेस्टिस भी ओवरी भी एक ही इंडिविजुअल्स पे होता है, इसको मोनेसियस कहते हैं, है ना। और इस बेसिस पे आपको पता है कि अगर आप एनिमल्स को क्लासिफाई करें, अगर हम ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, देखिए इतने ही फाइलम है ना, 1 से लेकर 11 तक फाइलम है। देखो तो आपको पता है, अभी रुक जाओ, मैं उस पे आऊंगा बाद में। अभी मैं केवल ये बता रहा हूं कि क्या होता है यूनिसेक्सुअल और क्या होता है बाइसेक्सुअल, वो बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो आपको पता है कि इसमें 1 2 3 और 4, देखो 4 तक ये मोस्टली कहते हैं, ये क्या होते हैं बताओ, हर्माफ्रोडाइट होता है। 1 से लेके 4 फाइलम देखो, 1 to 4 पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। मोस्टली दे आर हर्मा। मोस्टली कहने का मतलब एक आध जगह एक्सेप्शन वाली बात हो सकती है, बट वो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, तो आप इतना ही याद रख लीजिए। और आपसे कोई एक्सेप्शन पूछा भी नहीं जा रहा, मैं बता दूं, कहीं पे एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा आपको। तो 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक ये एनिमल्स क्या होते हैं बताओ, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। 1 फॉर
porifera, 2 for Coelenterata, 3 for Ctenophora and 4 for Platyhelminthes. क्लियर? और देखो अब ये जो 5 और 6 है, देखो 5 में स्टार्ट हो जाता, देखो ये एनिमल जो होते हैं नंबर 5, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये एसेलमेंथिस की बात कर रहे हैं आप। नंबर 5, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि किस फाइलम से यूनिसेक्सुअल का एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयर हुआ है मोस्टली, तो आप नाम क्या बताएंगे, बताओ? एसेलमेंथिस कहते हैं इसको। क्लियर? इसके बाद देखिए नंबर 6 पे आता है एनिलिडा, और याद रखना नंबर 6 पे ये एनिमल जो होते हैं, देखो ये यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। जैसे आप जानते हो ये जो नेरिस होता है, नेरिस यूनिसेक्सुअल होता है, और जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म, लीच, ये क्या होता है बताओ? देखो जो अर्थवर्म और लीचेस वगैरह होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट हैं, और जो नेरिस होता है NEREIS वो क्या है बताओ? यूनिसेक्सुअल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूछा जाएगा आपसे कि क्या एनिलिडा सबके सब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, नो, एनिलिडा में दोनों चीजें मिलती हैं, याद रखिएगा, एनिलिड्स आर बोथ यूनिसेक्सुअल एज वेल एज हर्माफ्रोडाइट। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था, देखो मैं एक्सेप्शन को काउंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक्सेप्शन नहीं है, ये ग्रुप है पूरा का पूरा। तो याद रखना अगर पूछा जाएगा कि एनिलिडा क्या होता है, सिंपली क्या बोलेंगे आप? एनिलिड्स आर बोथ यूनिसेक्सुअल एज वेल एज हर्माफ्रोडाइट। समझ में आ गया बच्चे? ठीक है ना? नेरिस यूनिसेक्सुअल है, अर्थवर्म और लीच क्या बताओ? हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है, अब देखो नंबर 7 जो होता है, देखो ये मोलस्का है, सॉरी आर्थ्रोपोडा है, और इसके लिए याद रखिएगा आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। एक्सेप्शन यहां भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोड्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। क्लियर? इसके बाद देखिए, अब देखो इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो अब ये 8, मैं आर्थ्रोपोडा से अगर मैं कहूं 11 तक, आर्थ्रोपोडा से मैं कहूं अगर 11 तक, मतलब आप बात करें 7 to 11, 7 to 11 आप कह सकते हैं ये मोस्टली यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। देखो 7 to 11 आर्थ्रोपोडा से लेके आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल। समझ में आ गया? तो ऐसे आप इसको ब्रीफली याद कर लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे ग्रुप में कहूं कि टेल मी अ फाइलम वेयर बोथ यूनिसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर अवेलेबल, मतलब कॉमनली अवेलेबल कहते हैं आप, तो एक ही इसमें आंसर आएगा एंड दैट इज एनिलिडा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो एक बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का कि एनिमल्स यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बेसिस पे कैसे हमने क्लासिफाई किया उसको। अब आगे देखते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के मोड पे आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे? ठीक है, चलिए तो देखिए, आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का 2 कैटेगरी होता है। फर्टिलाइजेशन देखो सेल्फ होता है और क्रॉस होता है ना? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है।
दो कैटेगरी है इसका। फर्टिलाइजेशन को आप दो तरीके से देख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन सेल्फ होता है, क्रॉस होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। अब ये क्या है समझिए पहले आप यहाँ पर। जैसे मान लो अगर आप ऐसे देखें कि एक एनिमल जो यूनिसेक्सुअल होता है, जहां पर एक के पास टेस्टिस है, एक के पास ओवरी है, एक मेल है, एक फीमेल है। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पर्म होता है, याद रखना स्पर्म जो होता है वो सिलिएटेड होता है, नॉट सिलिएटेड, इसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड। मोस्टली एनिमल्स में जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेटेड कहते हैं, स्पर्म होता है। और आप जानते हो कि जो ओवरी से एग बनता है, एग फीमेल गैमेट कहते हैं इसको, ये एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो स्पर्म को मूव करके यहां पे आना पड़ेगा। एग को एग यहां नहीं पहुंचेगा मेल के पास, स्पर्म को जाना पड़ेगा एग के पास, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, वो मोटाइल होता है। एग नॉन मोटाइल होता है, मोस्टली फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ, देखो इसका स्पर्म इसके एग को फर्टिलाइज कर रहा है, तो ये एक एग्जांपल किसका बताओ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, मेल के स्पर्म ने फीमेल के एग को फर्टिलाइज किया। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के नीचे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, देखो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अगर मान लो ऐसा होता है, देखिए यहां पर टेस्टिस भी है, यहां पर ओवरी भी है, ठीक है। तो अगर टेस्टिस है, ओवरी है, और इसके स्पर्म ने, इस टेस्टिस के स्पर्म ने इसके एग को फर्टिलाइज कर दिया यहीं पर, एक ही बॉडी के अंदर, देखो तो ये एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है। देखो आप कंडीशन समझिए पहले। केस नंबर 1, केस नंबर 2 सिंपल सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, ये सिंपल क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। अब यहां देखो अगर मान लो ऐसा केस होता, यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पर टेस्टिस है, यहाँ पर ओवरी है, और जो इसका स्पर्म बन रहा है ये स्पर्म इसके एग को फर्टिलाइज कर रहा है, और ये जो इसका स्पर्म है ये भी हो सकता है कि ये स्पर्म इसके एग को फर्टिलाइज करे। तो ये एक क्या हो गया बताओ, ये भी एक तरह का क्या हो गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखो दो जगह पॉसिबल होता है। अभी आ रहे हैं, रुक जाओ ना, सब्र करो थोड़ा सा। यहां देखो तो जो एनिमल, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं वहां ऑलवेज क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना है, और जो एनिमल हर्माफ्रोडाइट होते हैं यहां पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहता है। देखो क्योंकि आप जानते हैं कि जेनेटिक मेकअप अगर डिफरेंट होगा तो जो उसका प्रोजेनी है वो ज्यादा अच्छा होता है। देखो हर्माफ्रोडाइट में दोनों चीजें पॉसिबल हैं, सेल्फ भी क्रॉस भी, बट हर्माफ्रोडाइट भी मोस्टली क्या परफॉर्म करता है बताओ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल में ऑलवेज क्रॉस होना है, हर्माफ्रोडाइट में दोनों होता है। और देखिए यहाँ अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हर्माफ्रोडाइट मोस्टली क्रॉस क्यों करता है। तो टू गेट बेटर जेनेटिकल मेकअप, जेनेटिक्स अगर बढ़िया होगा, अलग अलग इंडिविजुअल्स के जीन्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रोजेनी उतना अच्छा होता है। और नेचर भी यही चाहता है, जितना डिस्टिंक्ट मैरिजेस हो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा उसके सर्वाइवल में। जेनेटिक मेकअप जो होता है ना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से एक अच्छी वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस की वजह से सिलेक्शन को ज्यादा एक मौका मिलता है उस इंडिविजुअल्स को चूज करने के लिए। तो वेरिएशंस क्रिएट करता है कौन बताओ, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो नेचर की भी यही ख्वाहिश होती है कि उसके ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आए, और वेरिएशन कहां से आएगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से आएगा। तो देखो यहां पर अब देखो एक और चीज, एक टर्म यूज करते हैं यहां पर, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्रस, और एक होता है प्रोटोगाइनस।
प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। क्या होता है ये? तो देखिए, अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्रॉस, जो एनिमल बाइसेक्सुअल होता है उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? अगर मान लो दोनों गैमेट एक साथ मैच्योर हो जाएं तो सेल्फ हो जाएगा। अगर दोनों गैमेट एक साथ मैच्योर हो जाएं तो वो सेल्फ हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो एनिमल हर्माफ्रोडाइट होता है उसमें गैमेट्स का मैच्योरेशन एक साथ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द हर्माफ्रोडाइट में मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है। मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है किसमें? जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो जहां पर मेल गैमेट पहले मैच्योर करे उसे प्रोटेंड्रस कहते हैं। देख लो, प्रोटेंड्रस मोस्टली मिलेगा आपको इन हर्माफ्रोडाइट। इसमें क्या होता है बताओ? मेल गैमेट मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गैमेट। लिखिए इसको। हाँ जी बच्चे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि मोस्टली हर्माफ्रोडाइट प्रोटेंड्रस होते हैं, इसमें मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है। किससे बताओ? फीमेल गैमेट से। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? और उल्टा देखा जाए कि अगर फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल गैमेट मैच्योर अर्लियर देन मेल गैमेट, इसे प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन मिलता है कहां बताओ? एक याद रखना, पॉलीफेरा में। पॉलीफेरा एक ऐसा फाइलम है जिसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन मिलता है, बट मोस्टली हर्माफ्रोडाइट में प्रोटेंड्रस कंडीशन ही होते हैं। मेल गैमेट mature earlier than female gamete is called protandrous. If female gamete mature earlier than male gamete, इसे प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। और वो कहां मिलेगा बताओ? वो पॉलीफेरा में होता है। अब हम बात करें, देखो दिस टर्म कॉल्ड, रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक टर्म याद रखना इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये भी यूनिक टर्म है। देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये क्या होता है? देखिए यहां देखो, यही केस है। देखो, अगर मान लो एक ही समय ऐसा हुआ कि एक एनिमल का स्पर्म यहां से यहां ट्रांसफर हुआ और इस एनिमल का स्पर्म यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। देखो, दोनों एनिमल साथ में आते हैं और दोनों का म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गैमेट्स होता है। एक्सचेंज क्या होता है? स्पर्म का ट्रांसफर होता है। इसका स्पर्म इसके पास और इसका स्पर्म इसके पास। दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये केस मिलता है कहां बताओ? अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस कॉल्ड अर्थवर्म, जो एनिडा में आता है। क्या बोलते हैं इसको? रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो कहां मिलता है? एनिडा में, अर्थवर्म में मिलता है ये। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ, क्या कहते हैं? गैमेट इन टू ऑर्गेनिजम्स। दो अलग अलग एनिमल्स में क्या हुआ? म्यूचुअल एक्सचेंज कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? ये अभी पूछा था रेसिप्रोकल अर्थवर्म में क्या होता है, तो अर्थवर्म में क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब यहां देखो, ये तो हो गया तुम्हारा सेल्फ क्रॉस। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि सेल्फ और क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्लियर? चलिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल है। fertilization outside the body, fertilization outside the body, इसी को आप एक्सटर्नल कहते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इसको इंटरनल कहा जाता है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को इन विवो भी कह देते हैं। इन विवो, इनसाइड, इसे इन विवो कहते हैं। और अगर मान लो आर्टिफिशियली
आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको, इन आर्टिफिशियल मीडियम कहते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम, बाहर के मीडियम में अगर हो रहा है ये और आपने इसको तैयार किया है तो इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। आप जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है वो इसी का एग्जांपल होता है। आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन आर्टिफिशियल मीडियम, क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और आप जानते हो कि टेस्ट ट्यूब बेबी इसी का एक एग्जांपल है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पर सिंपल याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द एक्सटर्नल मीडियम, और वो मीडियम यूजुअली वाटर होता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन द एक्सटर्नल मीडियम इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और वो मीडियम क्या बताओ? वाटर होता है, और वो वाटर या तो फ्रेश वाटर है या मेरीन वाटर होता है। सिंपल। आउटसाइड कहने का मतलब हवा में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नेवर अकर्स इन एयर। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज नीड अ लिक्विड मीडियम। फर्टिलाइजेशन हमेशा वाटर के मीडियम में होता है, बच्चे याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन हवा में नहीं हो सकता। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अकर्स इन फ्लूइड मीडियम, और वो फ्लूइड वाटर है। वाटर या तो फ्रेश वाटर है या तो मेरीन वाटर होता है। और अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, उसको इन विवो भी कहते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। और अगर इन विवो के बदले हमने क्या किया, ऐसे केमिक्स को बाहर फ्यूज करा दिया आर्टिफिशियल तरीके से, उसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल आप जानते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, चलिए बेटा देखो, नेचुरली तो इन विवो ही कहते हैं, नेचुरली इन विवो ही होता है। बट ऐसे इंडिविजुअल्स में जहां इन विवो नेचुरली होता है, बट आपने उसको बाहर इंड्यूस किया है करने के लिए, तो वो इन विट्रो वाला पार्ट हो जाएगा। इन विट्रो वर्ड हम यूज नहीं करते एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, इन विट्रो वर्ड ऐसे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं जहां यूजुअली इंटरनल होता है, जहां यूजुअली इंटरनल होता है, बट उसको आपने बाहर इंड्यूस किया है। हनीबी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अरे न्यूट्रियल फ्लाइट में हवा में मिलते हैं, कॉपुलेट करते हैं एयर में। गैमिट थोड़ी हवा में निकल जाता है, मिसाइल थोड़ी है गैमिट कि एक मेल हनीबी ने स्पर्म हवा में छोड़ दिया, अब वो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, और एक को फर्टिलाइज कर देगा वो। अरे कॉपुलेशन होते हैं, दे मीट टुगेदर इन एयर, बट दे कैनॉट डू फर्टिलाइजेशन इन एयर। फर्टिलाइजेशन तो वाटर के मीडियम में ही होगा। समझ में आ गया बच्चे? ये चीज समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखो अभी एक और चीज देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, इसके बेसिस पे कहते हैं डेवलपमेंट इंटरनल होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। फिर कहते हैं डेवलपमेंट जो होता है ये देखो डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। जहां पर इंटरनल डेवलपमेंट है वो विविपेरस की बात करते हैं, और जहां पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट है उसमें ओविपेरस कंडीशन की बात करते हैं। विविपेरस बर्थ ऑफ यंग वन, बर्थ ऑफ यंग वन कहते हैं। इंटरनल वाले को क्या कहते हैं बताओ? विविपेरस कहा जाता है। जहां पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट क्या होता है? ओविपेरस कहते हैं, है ना? अब ये समझिए क्या, पहले आप देखो, जैसे मान लो ये मान लो कोई, मैं कह रहा हूं ये सपोज कीजिए एक एनिमल है,
ये एनिमल या तो फीमेल है या तो हर्माफ्रोडाइट है, दोनों चीजें हो सकती है। देखो फीमेल है या तो हर्माफ्रोडाइट है। अब इस एनिमल ने एग प्रोड्यूस किया है, ये एग हो सकता है ये फर्टिलाइज्ड एग भी हो और अनफर्टिलाइज्ड एग भी हो। एग फर्टिलाइज भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज भी हो सकता है, ठीक है। या ये सकता है कि एनिमल बर्थ ऑफ यंग वन कह रहे हैं, यंग वन हो सकता है, या फिर देखो यहां पर हम कह सकते हैं यहां से लार्वा भी आ सकता है। एक तो मैच्योर फॉर्म में या लार्वा ही बाहर आ सकता है, ठीक है। अब अगर ये एग रिलीज करता है तो ये तो हो गया ओविपेरस वाला केस है। देखो एक यहाँ फर्टिलाइज भी होगा, अनफर्टिलाइज भी होता है, दोनों हो सकता है। अगर एक फर्टिलाइज होगा तो सीधा वो जायगोट की फॉर्म में मिलेगा आपको, और अनफर्टिलाइज है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो एक जो आता है दैट मे बी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। समझ में आ गया? और देखो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि जो यहां पर अब एग बना, देखिए अब ये जो एग है, अब इस एग से पहले मान लो कि एग से पहले, अब देखो दो चीजें हैं, एग से या तो पहले लार्वा बने या फिर यंग वन बने, दोनों चीजें हो सकती है। देखो तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, देखो एक से लार्वा का बनना या एक से यंग वन का बनना, ये केस जो होता है, ये केस क्या है बताओ? इसे कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट। ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट का केस है। और ये केस आप देखिए, ये है इसका बताओ, इसे कहते हैं इंटरनल डेवलपमेंट। अब अगर मान लो लार्वा बना है और लार्वा से फिर यंगमन बना, तो ये जो केस आप देख रहे हैं, देखो अब ये लार्वा का बनना, लार्वा से यंगमन का बनना, ये एक क्या हो गया? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है इसको। और अगर ये सीधा एक से यंगमन बन जाए, देखो डायरेक्टली एक से यंग आ गया, देखो तो इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं क्या? डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चे? अगर कभी लार्वा का फॉर्म डेवलप हो जाए, जैसे आप देखिए एक चीज याद रखना कि एनिमल विविपेरस हो या ओविपेरस हो, विविपेरस में डेवलपमेंट जो होता है वो भी डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। याद रखना इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। और ओविपेरस में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जैसे मैं केस बताता हूँ आपको, विविपेरस में मोस्टली डायरेक्ट की बात करते हैं, बट एक चीज याद रखना, जैसे एक नाम है फाइलेरियल वर्म का, फाइलेरियल वर्म कहते हैं, उसमें लार्वल फॉर्म आता है। समझ में आता ना? विविपेरस में एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, फाइलेरियल वर्म, उसमें लार्वा आता है। कई बार उसको ओवो विविपेरस लिख देते हैं, आपके लिए विविपेरस टर्म ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे लार्वा आता है तो उसे क्या बोलेंगे आप? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बट मोस्टली विविपेरस में लार्वा नहीं आता, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है। और देखो ओविपेरस में दोनों केसेस आते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। लार्वा आता भी है और लार्वा नहीं भी आता है। जैसे अगर देखें आप, जैसे मान लो मैं कहूं कि आपका जो मैमल वाला केस है, जैसे प्लेटिपस वगैरह होता है, रेप्टाइल्स वाला केस होता है, बर्ड्स वाला केस होता है, देखो इसमें कहीं कोई लार्वा नहीं आता। ये सभी ओविपेरस हैं। देखो कौन से मैमल?
एग लेइंग मैमल की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोटोथेरियंस की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल द मैमल्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोटोथेरियन मैमल की बात कर रहा हूँ। इस मैमल में जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है बताओ? वो अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं ना ये, लेकिन यहाँ कोई लार्वा नहीं आता। तो मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में कोई लार्वल फॉर्म नहीं आता है, तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल है। इवन अगर मैं बताऊं आपको कि जो एक और केस याद रखिएगा, जैसे आप जानते हैं एक जो मछली है, कौन सी बताओ? मतलब आप ये याद रखना कि जैसे स्पाइसेस, मछलियां, ये भी मोस्टली ओविपेरस होती हैं और इसमें हमेशा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कहीं कोई लार्वा नहीं आता। तो पाइसेस जो होता है, देखो ये किसमें आता है बताओ? ये ओविपेरस वाले में आता है और इसमें कहीं कोई लार्वल फॉर्म नहीं होता। पाइसेस में डेवलपमेंट ऑलवेज डायरेक्ट होता है। नो लार्वल फॉर्म प्रेजेंट इन पाइसेस। मछली में कहीं कोई लार्वल फॉर्म नहीं आता, याद रखना इसको। नो लार्वल फॉर्म इन पाइसेस, डेवलपमेंट इज ऑलवेज डायरेक्ट। ठीक है। अब अगर मैं कहूं इकाइनोडर्म्स की बात करें, आप देखिए ये तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। इकाइनोडर्म्स हो, चाहे पॉलीफेरा हो, चाहे सिलेंड्रेटा हो, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। इकाइनोडर्म्स है, पॉलीफेरा है, सिलेंड्रेटा है, प्लेटियलमिंथिस है, एसेलमिंथिस है, सब में लार्वा होता है। इवन एलिडा में भी लार्वा होता है। अब मैं इसको एक पार्ट में अब समराइज कर रहा हूँ। ये सबने समझ लिया क्या क्या? मैं एग्जांपल बता दिया, कुछ बता दिया मैंने आपको। इकाइनोडर्म्स, बी मतलब पॉलीफेरा, सी मतलब सिलेंड्रेटा, सी मतलब टिनोफोरा। समझ में आ गया? अब देखो मैं इसको एक ग्रुप में समराइज कर रहा हूँ। लिख लिया सबने इसको? देखो जैसे आप इसको ऐसे याद रखना, 1 दिख रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है। एक पॉलीफेरा होता है, देखो पॉलीफेरन्स कहते हैं, ये ओविपेरस होते हैं और इनमें क्या मिलेगा आपको? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और यहां पर मिलेगा आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये मैंने बता दिया एक के बारे में। नंबर 2, ये भी ओविपेरस होते हैं, यहां भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बट यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे याद रखना इसको। नंबर 3, ये भी ओविपेरस होते हैं, इसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और यहां भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर 4, प्लेटियलमिंथिस, ओविपेरस होते हैं, मोस्टली लिखा जाता है, इसमें एक्सेप्शंस होता है, मैं बताऊंगा वो बात। यहां भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नंबर 5, ओविपेरस होते हैं, यहां भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और यहां भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। नंबर 6, एरिडा की बात कर रहे हैं आप, ये भी ओविपेरस होते हैं, यहां भी देखो, यहां जो डेवलपमेंट कहते हैं ये डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अर्थवर्म में लार्वा नहीं होता, नेरिस में लार्वा होता है।
लीचेज में भी लार्वा नहीं होता, दोनों चीजें कहते हैं। और यहाँ देखो जो फर्टिलाइजेशन है ये भी यहाँ पर लिखते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम एलिडा की। 7th आर्थ्रोपोडा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोस्टली ओविपेरस। जो डेवलपमेंट है ये मतलब आप मोस्टली ओविपेरस ही होता है, कुछ विविपेरस वाला केस भी होता है। और यहां भी मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, यहां पर एक्वेटिक वाले पार्ट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। नंबर 8 मोलस्का, ये भी ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट मोस्टली यहां भी देखो ये ओविपेरस होते हैं। यहां पर भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं मोस्टली। और यहां पर भी फर्टिलाइजेशन सेम है, देखो इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। नंबर 9 इकानोडर्म्स, ओविपेरस ऑलवेज इनडायरेक्ट कहते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑलवेज इनडायरेक्ट कहते हैं, लार्वा होता ही होता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन केस मिलता है। नंबर 10 ये भी ओविपेरस होता है, एनिकॉर्डेटा। यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है और यहाँ भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। और 11 कॉर्डेटा में आता, देखो ये एनिमल ओविपेरस भी होते हैं विविपेरस भी होता है। यहाँ जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। और यहाँ पर जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। देखिए तो ये एक ब्रीफली मैंने बता दिया आपको 1 से लेकर 11 फाइलम तक। अब जहां जहां कुछ एक्सेप्शंस आएगा वो फाइलम में मैं आपको बताता जाऊंगा। 7th इज आर्थ्रोपोडा, मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट दोनों लिखा गया, देखो मोस्टली ये देखो ये ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट जो होता है देखो यहाँ दोनों कहते हैं ना, मोस्टली इनडायरेक्ट ही होता है, बट यहाँ डायरेक्ट भी लिखा जाता है, कहीं के लार्वा नहीं भी होता है। आदि बच्चे समझ में आ रहा है ये? तो ये टेबल आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो ये काफी हेल्प करेगा आपको आगे के एग्जाम के लिए। अब जहां पर आपको एक्सेप्शंस वाला पार्ट आएगा मैं बता दूंगा आपको। क्या पूछ रहे थे ओविपेरस वाले केस में? चैट में क्या है भाई? ओविपेरस विच ले एक पॉलीफेरा में तो एक एंड स्पर्म फ्यूज होकर जाइगोट बनते, बिल्कुल बनता है। अरे तो ओविपेरस जो फीमेल, अगर आप हर्माफ्रोडाइट कह रहे हो तो जो फीमेल जो आप जो अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक तो पहले बनेगा ना, जाइगोट तो पहले बनेगा और वो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। और उस ओविपेरस वाले केस से फिर लार्वा बाहर आता है। एक से लार्वा आता है, डायरेक्टली लार्वा नहीं आता है, एक से लार्वा आता है। फैलेरियल वर्म में डायरेक्टली लार्वा आता है, वहां एक नहीं आता। जो फैलेरियल वर्म होती हैं दे रिलीजेस डायरेक्टली, मतलब वहां से सीधा लार्वा आता है। तो वो तो विविपेरस वाला केस हो गया ना। सिंपल याद रखना, अगर अंडा बाहर आ रहा है ओविपेरस है, अगर लार्वा बाहर आ रहा है या यंगवन बाहर आ रहा है वो विविपेरस का केस होता है। समझ में आ गया सबको? ये वाला सारा पॉइंट याद रखिएगा। अब जहां जहां आपके एक्सेप्शनल पॉइंट आएंगे मैं फाइलम में आपको बताना चाहूंगा। जहां एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये मैंने बता दिया एक आपका
ब्रीफ अबाउट एनिमल किंगडम। अब हम स्टार्ट करेंगे, आपका जो फाइलम वाली कहानी स्टार्ट हो जाएगी अब। तो देखो ये मैंने 4 क्लास लिया है, 4 घंटे की क्लास मैंने 4 क्लास लिया अभी तक। तो 4 क्लास में बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया आपको, और याद रखना दो क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन जाएंगे। अगर आपको बहुत जल्दी में कहीं कुछ समझना है और तुरंत आपको एग्जाम के लिए निकलना है, तो ये 4 पेज 4 घंटे का लेक्चर पहले देख लीजिए आप, और इसको समराइज कर लीजिए आप। ठीक है बच्चे, ये सारी चीजें अब आएंगी फाइलम वाले पार्ट में। डाइजेशन का पार्ट है, सर्कुलेशन का पार्ट है। फिर इसको मिटा दूं अब। तो देखो क्वेश्चन बन सकता है कि नेम अ फाइलम वेयर बोथ कंडीशन इज वेरी कॉमन, ओविपेरस कंडीशन, विविपेरस कंडीशन। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए दोनों ओविपेरस विविपेरस कंडीशन सबसे कॉमन कहां बताओ? कॉर्डेटा में होता है। यस, जहां डेवलपमेंट भी दोनों तरह का होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। तो ये किसके लिए बात करेंगे बताओ? नंबर 11, दैट इज फॉर कॉर्डेटा। बाकी में देखो मोस्टली लिखा हुआ है। मोस्टली कहने का मतलब वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें अब यहां पर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो अगर ये फर्स्ट फाइलम ओविपेरस है, और मुझे लगता है कि अब ये आपका समय भी अब समाप्त हो रहा है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट एंड आई विल ट्राई कि एक क्लास में, एक लेक्चर में कम से कम 2 फाइलम कंप्लीट हो जाए आपका। अब वो समय नहीं है कि हम पॉलीफेरा में सारा 2 क्लास 3 क्लास लगा दें, कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल समराइज करूंगा आपको, और हर क्लास में 2 फाइलम खत्म होगा। और मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। तो मान के चलिए कि 11 फाइलम है, तो 5 से 6 क्लास के अंदर, 5 to 6 क्लास के अंदर हमें इस किंगडम वाले चैप्टर को अब खत्म करना है। अब वो समय चला गया कि इतने मोटे मोटे नोट्स बनते थे किंगडम वाले पार्ट में। All now it's a kind of nonsense process to explain animal kingdom in 20 hours or 17 hours. वो समय अब नहीं है। बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाई करनी है। Yes, I will try. मैं बात करूंगा कि आपकी क्लास 3 दिन हो जाए। Yes, I will do. शिवम जी, मैं भी सोच रहा था ये कर दूं। एक बार मैं जितेंद्र सर से डिस्कस करके आपकी क्लास में 3 डेज के लिए जरूर करूंगा। ठीक है, और कोई दिक्कत? और वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा। वीडियोस आपके पास मिल जाते हैं मेरे ख्याल से आपको। एक बार वीडियो के लिए आप कपिल सर जो है ना, कपिल सर जेनेसिस वाले जो हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। आप 2 ही क्लास होती है सर, मैं कर लूंगा, डोंट वरी आप। ये मेरा हम लोगों का पार्ट है, 3 क्लास हो जाएगा आपका, डोंट वरी। और कोई दिक्कत? ठीक है, वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स फाइन। अगर जिनको जरूरत पड़ती है, देखो जिन्हें जरूरत पड़ती है कि ये क्लासेस, हो सकता है कि बच्चे लिख नहीं पा रहे हो, किन्हीं को नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ना, तो इन बच्चों के लिए ये है कि वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा ऑफलाइन कब होगी? ये हो जाएगा स्टार्ट, जल्दी हो जाएगा होपफुली। देखो रिस्क जरूरत, अब एक तो दिक्कत है कि ऑफलाइन अगर कर भी दें तो काफी बच्चे उसमें आएंगे, काफी बच्चे नहीं आएंगे। काफी बच्चे भी कह रहे हैं कि सर हम ऑनलाइन में कंफर्टेबल हैं, पता नहीं वहां पे जाऊंगा कोरोना हो गया तो क्या होगा। देखो जिस पेज में मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में जो भी लिखा गया है वो कर लीजिएगा आप। जो भी साइंटिस्ट के नाम जहां जहां दिए गए हैं वो देखना है, उसको छोड़ना नहीं है। श्रुति जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं आप जरूर उसको देख लीजिएगा।